तो इनके उपयोग की अगर हम बात करें, एप्लीकेशंस की बात करें अब केंद्रीय पंपों की, तो इनके उपयोग को अगर देखा जाए तो इनकी क्षमता अधिक होती है, लगातार डिलीवरी, कम मेंटेनेंस कास्ट, सिंपल ड्राइविंग, अपेक्षाकृत बहुत छोटे भी होते हैं और हाई स्पीड पे ये काम करते हैं, एफिशिएंसी अच्छी होती है। तो आजकल इनका बहुत ज़्यादा अधिकांश उपयोग किया जाता है। सबसे पहले तो जो द्रव चालित मशीनें होती हैं, जो हाइड्रोलिक मशीनें होती हैं, उनमें जैसे क्रेन हो गया, लिफ्ट हो गया और एलिवेटर्स हो गए, यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। बॉयलर में भी पानी भरने के लिए बॉयलर, जो थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ में ही जो हमारे वायुयान होते हैं, यानी जो जहाज होते हैं, उनमें ईंधन तंत्रों में, यानी जो उसके फ्यूल डिवाइसेस होती हैं, वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो गैस टरबाइन में भी और रॉकेट जो मोटर्स होते हैं उसमें भी ईंधन भेजने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। माइंस, जो खदान होते हैं, खानों में जो पानी होता है उसको निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ होती हैं उसके लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नगर में, यानी जो शहरों में पानी भरा जाता है, बता हमने चर्चा किया कि जो बांध से या जो किसी नदी से पानी लिफ्ट करके किसी बांध में डाला जाता है, तो वहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चरल में भी, यानी जो बड़े बड़े पंप लगे होते हैं एग्रीकल्चर में सिंचाई के लिए, चाहे वो ग्राउंड वाटर से समरसेबल लगा करके, तो समरसेबल का या जो और भी सिंचाई में पंपिंग सेट के माध्यम से या मोनोब्लॉक के माध्यम से इस प्रकार का जो भी इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर भी बहुतायत में हम लोग जो, अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो हम लोगों ने देखा भी होगा, तो वहाँ पर भी एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल करते हैं। सीवर, यानी जो शहरों का जो गंदा पानी होता है उसको निकालने के लिए, और बरसात का जो पानी होता है जो नालों में भर जाता है और शहर में भर जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए भी हम लोग इस प्रकार का काम करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में भी पानी सप्लाई के लिए हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी ले जाने के लिए, ले आने के लिए इस प्रकार के पंपों का प्रमुख रूप से उपयोग करते हैं। अब जो हम लोगों को समझना है वो ये है कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या अंतर है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है ये जानना कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। प्रत्यागामी तथा अपकेंद्री पंप में क्या अंतर है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारा इन दोनों में जो डिफरेंस है, ये दोनों पंप हमारे, हाँ इन दोनों, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये रेसिप्रोकेटिंग पंप है। इन दोनों में जो अंतर है, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, यानी इसकी बात अगर करें तो ये साइज़ में बड़ा होता है, साइज़ में बड़ा होता है, और ये साइज़ में छोटा होता है, इसीलिए हम लोग इसका बहुतायत में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसकी जो गति होती है वो कम होती है, यानी जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप है ये कम गति पे चलता है, और जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये अधिक गति पे चलता है। ये दो बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसमें चूँकि ये पिस्टन सिलेंडर पे काम करता है, ये पिस्टन के सहारे काम करता है, एक फ्लैंज होता है और दुनिया भर का इसमें सिस्टम है, इस वजह से जो इसमें डिस्चार्ज और जो सक्शन और डिलीवरी का जो प्रोसेस है, इसकी वजह से इसमें अनियमितता, यानी अनियमितता नहीं कह सकते, तो असमानता कह सकते हैं, असमानता विसर्जन होता है। लेकिन इसमें जो विसर्जन है वो
असमान विसर्जन होता है, लेकिन इसमें असमान विसर्जन नहीं होता है, इसमें बराबर डिस्चार्ज होता है, क्योंकि ये एक बाहरी पंप से चलता है, और तो इस वजह से इस पंप में असमान विसर्जन नहीं होता है, इसमें असमान विसर्जन होता है। तीसरी जो पॉइंट आती है कि इस पंप में, किसमें, रेसिप्रोकेटिंग पंप में अधिक वाल्व और ग्लैड की आवश्यकता होती है। यानी जो एक वाल्व, एक डिलीवरी वाल्व, एक सक्शन वाल्व और कई सारे वाल्व लगे होते हैं, तो इस प्रकार से इसमें अधिक वाल्वों की आवश्यकता होती है, तो लीकेजेस होने की संभावना ज़्यादा रहते हैं। लेकिन इसमें जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसमें वाल्व, सिर्फ एक वाल्व ही डिलीवरी वाल्व लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे वाल्व कम लगे होते हैं, और जब वाल्व कम लगेंगे तो कास्ट भी कम हो जाएगा और लॉसेस भी कम होंगे। अगर एक बार हमारा ये रेसिप्रोकेटिंग पंप ऑपरेट हो गया तो ये चलता रहता है कंटिन्यू, और इसकी गति को नियंत्रण आसानी से नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए सिंपल इस मोटर को हम ऑफ कर देंगे, ये चलना बंद हो जाएगा। जब ये चलना बंद हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी गति को नियंत्रित करना बेहद आसान है, और इसकी गति को नियंत्रित करना आसान नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ हम ये भी जान लेते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हैवी होता है, इस वजह से इसका भार अधिक हो जाता है। जब भार अधिक हो जाएगा तो इसका स्थानांतरण आसान नहीं होता है, और हम जानते हैं कि पंप एक ऐसी युक्ति है, या पंप एक ऐसा सिस्टम है, पंपिंग एक ऐसी एक क्रिया है जिसके लिए पंप का स्थानांतरण अनिवार्य होता है, और जब स्थानांतरण अनिवार्य है तो कहीं ना कहीं उसका जो वेट है, जो उसका भार है, वो भार कम होना चाहिए। तो इस दोनों तुलना में, यानी वेट भी कम हो और आसानी से ट्रांसपोर्टेबल भी हो, ये यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप उस केस में आगे आता है, और ये आसानी से ट्रांसफर भी, स्थानांतरित भी किया जा सकता है, और इसका वेट भी कम है। इसको आसानी से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता और इसका वेट ज़्यादा है। एक इसमें जो हम लोगों को समझना पड़ेगा, इसमें कई सारे पार्ट्स, इसमें इनलेट, आउटलेट, पिस्टन, प्लंजर, और दुनिया भर का, मतलब अलग अलग बहुत सारे अंग लगे हुए हैं, पार्ट्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसका जो ऑपरेशन है वो क्रिटिकल हो जाता है, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी अधिक हो सकता है। देन इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें अलग अलग पार्ट बहुत कम है, यानी पार्टों की संख्या बहुत कम होती है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और दिस एंड दिस, यानी बहुत कम इसमें अंग लगे, भाग लगे होते हैं। और एक जो डिफरेंस इनके बीच में है कि जैसे कि इसके हमने चर्चा किया था कि जो कीचड़ वगैरह हो गया, और गाढ़ा द्रव हो गया, गंदा पानी हो गया, सीवरेज का पानी हो गया, बहुत सारे, तो इस केस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं मामला फंस सकता है। तो इसका इस्तेमाल नहीं है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। गाढ़ा पानी हो गया, सीरा हो गया, या तेल आदि के लिए हम लोग इस पंप का सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब एक और ख़ास चीज़ हम लोगों को ये जानना है कि इसमें जो घूर्णन होता है, यानी रोटेशन होता है, वो समान प्राप्त होता है, क्योंकि ये एक मोटर से चलता है, कपलिंग लगा हुआ है, यानी इसमें समान घूर्णन होगा। लेकिन इसमें असमान घूर्णन होता है, ये भी हमें एक जानने वाली चीज़ है। इसकी जो एफिशिएंसी होती है, ये हमें जानना भी चाहिए और लिखने में भी आसानी होती है। इसकी एफिशिएंसी 50 to 90% होती है
लेकिन इसकी इफिशियंसी 75 से 88% होती है। 75 से 88% होती है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो दक्षता होती है, इफिशियंसी होती है, और इसकी इफिशियंसी 50 से 90% होती है। एक डिफरेंस इसमें ये भी है कि इसका जो कास्ट होता है वो कम होता है, यानी प्राइमरी जो कास्ट होता है इसका कम होता है, इसकी प्राइमरी कास्ट इसकी अधिक होती है। इसके रख रखाव में चूँकि बहुत सारे पार्ट्स है तो हम लोगों ने चर्चा किया कि इसका जो मेंटेनेंस कास्ट है वो अधिक आता है, इसका मेंटेनेंस कास्ट कम आता है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है और रेसिप्रोकेटिंग पंप है उनमें क्या क्या मुख्य अंतर हैं, और हम अगर एग्ज़ाम में लिखें तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या अंतर है हम उसको समझ सकते हैं। अब हम अगले लेक्चर में समझेंगे कि जो हमारा समरसिबल बोर होल पंप होता है, निमज्जक भी कहते हैं उसे, वेधन क्षेत्र पंप भी कहते हैं, उसको अब समझेंगे हम लोग। और साथ में ही हम लोग ये भी जानेंगे कि वो कैसे काम करता है, कैसे उसका ऑपरेशन होता है, और लुब्रिकेशन वगैरह हम लोग कैसे पंपिंग में करते हैं, इसको हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। और साथ में उसकी इफिशियंसी और कुछ जो फार्मूले वगैरह हैं, जैसे कि क्या जो हमारा स्थैतिक शीर्ष क्या होता है, प्रदाय शीर्ष क्या होता है, सक्शन शीर्ष हेड क्या होता है, ट्रूफर शीर्ष क्या होता है, और जो लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इसको हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। धन्यवाद।